वेलकम मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। बचपन के बारे में बताइए। पैदाइश जब मेरी हुई थी उस समय समाज लड़कियों को लेके बहुत बंधन में था। आपने एक्सपीरियंस किया कास्टिंग काउच ये सब चीजें? कौन सा दृष्टिकोण सही है? देखिए, दृष्टिकोण तो सही कभी नहीं रहा है, चाहे वो शहर कितना भी बड़ा शहर हो। 10 साल का बच्चा, वही बात है, वही भाग रहे हैं, सारे भाग रहे हैं उस दिशा में जो छोटे शहरों में ना बड़ी खूबसूरत कहानियां छिपी होती हैं। और तो और अमिताभ बच्चन जी हाँ, मैं वहाँ उन्हीं का के नाम ले रही हूँ। बहुत पुरानी और लंबी चलती हुई शादियां वो टूट रही हैं। प्रेम करने का ढंग ना वो सबको नहीं आता है। उन्होंने ये बोला था कि क्या जरूरी है कि मैं ही उसे खिलाऊं, अच्छा, वो क्या मुझे नहीं खिला सकती है? क्या बात। क्योंकि औरतों ने भी अपने लिए कोई प्रयास नहीं किया है ना। औरतों को भी अपनी तरफ से ठप्पा किससे चाहिए? मर्दों से चाहिए। और महिलाओं के पास जब पावर आता है ना तो उनसे क्रूर कोई नहीं है। व्हाट इज फेमिनिज्म फॉर यू? मेरे लिए फेमिनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको पता ही है, टीवीएफ का शो है, टीवीएफ में काम करना ही अपने आप में बड़ी ब्लेसिंग है। आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। इतनी खूबसूरत बातें हुई ना, मुझसे ज्यादा खूबसूरत बातें वो करते हैं। और आसपास बहुत सारे इस सफर में जब रात आएगी तो बहुत सारी लाइटें लग जाएंगी। हेलो, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल टॉक टाइम टीवी पर और आप देख रहे हैं हमारा ब्रांड न्यू पॉडकास्ट टॉक टाइम विद आरती। दुष्यंत कुमार ने एक शेर लिखा था, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज की जो हमारी गेस्ट है उन्होंने बहुत तबीयत से पत्थर ही नहीं उछाला, बल्कि हमारी इंडस्ट्री के आसमान में अपने अभिनय के द्वारा बहुत बड़ा छेद भी किया है। निर्मल पाठक की घर वापसी की गेंदा बुआ हो या अभी अभी रिलीज हुए वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय की इंदु देवी हो, इन्होंने अपने अभिनय से जैसे हर एक कैरेक्टर को जीवित कर दिया हो। छोटे से शहर से आई हुई इस बड़े से शहर में अपना नाम बनाने वाली गरिमा विक्रांत सिंह, आइए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका भी बेहद शुक्रिया। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए शुक्रिया। तो हम अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो शुरू से बताइए, आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। हाउ इज़ योर चाइल्डहुड? कहाँ से हैं आप? बॉम्बे से हैं या किसी और शहर से? वहाँ से। मैं मूलतः प्रयागराज की हूँ, जिसे इलाहाबाद पहले बोला जाता था, उसका नया नाम प्रयागराज है। तो हालांकि मैं पैदा देवरिया में हुई हूँ, लेकिन बचपन मेरा पूरा इलाहाबाद में ही बीता है। प्रयागराज में सारी पढ़ाई लिखाई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब कुछ मेरा इलाहाबाद में ही हुआ है। ओके। बचपन के बारे में बताइए थोड़ा। बचपन बेहद खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। और मेरा एक भाई है बड़ा मुझसे 2 साल, और स्थिति कुछ ऐसी थी कि जो हमारा मोहल्ला था तो सारे घरों में 2-2 लड़के थे सबके, और सब साथ खेलते थे। हमारा एक घर था जहाँ पे मैं एक लड़की थी। अच्छा। हाँ, मैं अकेली लड़की थी, तो सारे जितने भी आसपास था सब लड़कों का हुजूम था। हाँ। और मैं अकेली लड़की। लेकिन बड़ी कमाल की बात ये थी कि मेरा भाई जो है वो मुझे कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं करता था कि अच्छा ये लड़की है, इसे घर में बिठाओ, मैं खेलूंगा। वो हमेशा मुझे अपने साथ लेके जाता था, अपने साथ खिलाता था। उसने मुझे क्रिकेट खेलना सिखाया, उसने मुझे गोलियां सिखाई, गोलियां कैसे कंचे खेलते जो हैं। होते हैं। ओके। उसने मुझे गुल्ली डंडा सिखाया, उसने मुझे पतंग उड़ाना सिखाया। मतलब अब मैं सोचती हूँ, अगर मैं पीछे, अभी आपने बोला है तो मुझे सारी चीज़ें दिखने लग रही हैं कि कैसे मुझे बराबर पे वो लेके घूमता था हर जगह, और मैं उसके लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती थी। ये तो थोड़ा रेयर है ना मैम, अगर मैं बहुत रेयर इसलिए है, मैं इसीलिए जिक्र भी कर रही हूँ इस बात का कि जिस मतलब कि पैदाइश जब मेरी हुई थी उस समय समाज
लड़कियों को लेके बहुत बंधन में था। एग्जैक्टली। हाँ, तो उसमें ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसकी वजह भी ये थी कि शायद मेरे माता पिता उस विचारधारा को थोड़ा कम मानते थे कि अच्छा। लड़कियों को घर में रखना है, या था, Restriction. मतलब ऐसा नहीं, एक रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जो एक Okay. बेसिक होता है वो था, लेकिन बहुत प्रॉपर वाला नहीं था कि नहीं बिल्कुल भाई ये तो लड़की है तो निकलेगी नहीं। तो वैसा माहौल नहीं था। तो बचपन बड़ा मेरा कमाल, और मैं बहुत खिलंदड़, मतलब मेरा खेलने में इतना मन लगता था कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं स्कूल से लौटने के बाद दिन भर बाहर सड़कों पे या तो मैं साइकिल चला रही हूँ धुन के, और या फिर मैं क्रिकेट खेल रही हूँ सारे बच्चों के साथ। अच्छा, और क्रिकेट कुछ आपका ना, सबसे फेवरेट था? क्रिकेट तो मुझे लगता है कि उस समय अगर महिला टीम होती तो शायद मैं क्रिकेट खेल रही होती। रियली? हाँ, मैं अच्छा क्रिकेट खेलती थी। तो मतलब ऐसा अगर कोई ऐसी फिल्म बने जिसमें एक फीमेल कैरेक्टर को क्रिकेट खेलना है तो यू आर द राइट। अरे है एकदम ना? बुला ले मुझे। हाँ, तो ये कुछ तो दिन की प्रैक्टिस में सब बराबर हो जाएगा। ओके, ग्रेट। तो कुछ खास, मुझे ऐसा लगता है छोटे शहरों में ना बड़ी खूबसूरत कहानियां छिपी होती हैं, है ना? क्योंकि मैं खुद एक छोटे से शहर से अरे हूँ, वाह, मैं क्या बात अमृतसर है। से हूँ। अरे वाह। तो अपने शहर की, अपने बचपन की कुछ खास बात बताइए, अगर आप शेयर कर सकते हाँ हैं हाँ, तो। नहीं नहीं, बिल्कुल। मेरा शहर ना, वैसे तो सारे ही शहर अपना अपना एक किरदार लेकर हैं। एग्जैक्टली। मेरा शहर बड़ा कमाल का शहर इसलिए है ना कि वो बहुत साहित्यिक शहर है, लिटरेचर वाला शहर है। इलाहाबाद के बारे में अगर आप जानती होंगी, या जो भी दर्शक जानते होंगे उनको पता होगा कि अ, महादेवी वर्मा वहाँ की हैं, निराला वहाँ के हैं, अपना अमरकांत जी वहाँ के हैं, और तो और अमिताभ बच्चन जी हाँ, मैं वहाँ उन्हीं के का नाम ले हैं। रही हूँ अभी थी। तो शहर में ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अच्छा। जी, मतलब पढ़ाई का बहुत माहौल है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो अपने आप में एक बहुत नाम है उस एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी का। मतलब बहुत सारे शहरों से वहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं। नेहरू जी वहाँ के थे, मतलब कि हमने कितने सारे प्रधानमंत्री अगर आप देखेंगे तो आप हाँ, पाएंगे कि वो इलाहाबाद से हैं। तो वो हाँ, बहुत अलग तरह का, जहाँ राजनीति भी है और पढ़ाई भी है। पढ़ाई भी है। राजनीति में तो हमारा शहर बहुत अव्वल है। अच्छा। और अभी तो थोड़ा कम हो गया है क्योंकि छात्र संघ उस तरह से एक्टिव नहीं है। वरना मतलब ये तय था कि इलाहाबाद छात्र संघ से जो भी छात्र जीतेगा, अध्यक्ष बनेगा, वो कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में अपना सक्रिय योगदान देगा ही देगा। तो वो इतना हमेशा से, जी इम्पोर्टेंस जी, है ये उस शहर बहुत की। इम्पोर्टेंट था। और अभी भी होता है कि जब भी छात्र संघ का चुनाव होता है, आप अगर देखेंगे ना तो इलाहाबाद के सड़कों पे पूरा सड़क पैम्पलेट से ढक जाता है। ओह, अच्छा। ढक जाता है, राधा। और इतनी सक्रियता रहती है छात्रों की ना, ऐसा लगता है कि भाई कि क्या हो गया, मतलब कि अब तो ये देश बदलने के लिए निकल पड़े हैं, ऐसा जज्बा लेके वहां से निकला जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता ये है कि खासियत इलाहाबाद की है। ओके। और मैंने पहले भी बोला है कि वहाँ पे एक रिक्शा वाला भी होगा ना तो उसकी भी समझ जो है वो एक सामान्य व्यक्ति से कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है, वो जानता है अच्छा महादेवी जी यहाँ की हैं। मतलब क्योंकि जो लोग वहाँ बैठते हैं ना, अगर रिक्शे में बैठे हैं ना तो वो आराम से कुछ ना कुछ बेहतरीन बातें वो रिक्शे वाले से कर लेंगे। वो इतनी समझ वहाँ के लोगों में है। तो ज्ञान वहाँ पे मुझे लगता है बिल्कुल इनहेरेंट है। बिल्कुल, वो बहुत। इनहेरेंट है वहाँ पे, आपको मतलब बच्चे बच्चे में मिल जाएगा, एक बेसिक तो मिल जाएगा। क्या बात है। हाँ, Really ये उस nice। शहर की खासियत है। और कॉलेज लाइफ कैसी थी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और कॉलेज लाइफ मैंने 12th पास आउट किया, उसके बाद ग्रेजुएशन। बड़ी कमाल की बात यह है कि मैंने एंट्रेंस दिया एग्ज़ाम, तो मुझे करना था हाँ। बीए करना था। हाँ। क्योंकि मैं साइंस मुझे कंटिन्यू नहीं करना था, तो मैंने कहा कि अब बीए करूँगी, म्यूज़िक करना है मुझे। एंट्रेंस दिया मैंने, और दोनों ही दिया, बीएससी भी दिया। मम्मी ने बोला कि दे रही हो तो दोनों दे दो, बीएससी भी दे दो, बीए भी दे दो। ओके। क्योंकि उनको था कि पता नहीं बीए में निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी। तो मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है। तो मैंने बीए का एंट्रेंस दिया और मैं फेल हो गई, मतलब निकला ही नहीं मेरा, और Okay। बीएससी का हो गया। मैं बड़ी एक चिंता। मिनट, आई वांट टू स्पॉज। बीए तो आसान मानी जाती है ना, और हाँ, बीएससी मुश्किल मानी वही जाती मुझे है। समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। मैं आज हाँ। तक उस बारे में सोचती हूँ कि ये कैसे हो गया। हाँ। बट ठीक है, डेस्टिनी है, आपको Destiny, कहीं और हाँ। ले जाना होता है। राइट। तो खैर बीए में नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, और मैंने बीएससी में हो गया। ओके। तो बीएससी मैंने किया, और बीएससी करने के दौरान बड़ा कमाल का हुआ। हमारा बीएससी डिपार्टमेंट जो था बायोकेमिस्ट्री का, तो वहाँ पे पूरी लड़कियों का ही वो था, लड़के कम ही थे उसमें, बहुत कम लड़के आते थे।
तो हम लोगों का बड़ा रैगिंग वैगिंग होता था, बहुत अच्छा। सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ तो हमारी लड़कियां जो थी, हम एक ही स्कूल के थे तो एक पूरा गुट बना हुआ था, ओके, तो रैगिंग उस दौरान होती थी। तो आपकी तो हुई? हमारी हुई थी बड़ी। अच्छा। और हमें बोला गया था कि जो हमारे सीनियर्स थे कि एकदम तेल लगा के और चोटियां ऐसे कस के रिबन बांध के आना है आप लोगों को। हाँ, ओके। ओ भगवान, आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे साल हाँ। जब तक हम सेकेंड ईयर में नहीं पहुंच गए, पूरे साल तेल वो चेक करती थी आके कि तेल लगा है रोज? कि रोज। तो पूरा 1 साल पूरा रैगिंग हुआ? एक साल हमारी रैगिंग हुई, ये वाली तो स्पेशली, बाकी तो और तो होती ही थी कि डांस करो या ऐसे करो वैसे करो, जो भी उनके पार्ट्स होते थे। बट कुछ मीन रैगिंग नहीं हुई? नहीं, हल्की मीन फुल्की, नहीं हुई। हल्की हाँ, फुल्की मतलब वही, रैगिंग हाँ, थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई था जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर जैसा हो जाता था, बट ठीक है, मतलब वो हम सब साथ ही पढ़ रहे थे तो हाँ, उतना हो जाता इतना था। बहुत हाँ। ऐसा नहीं था कि कोई मानसिक तनाव आ नहीं जाए। नहीं, वैसा नहीं, क्योंकि पढ़ाई का भी इतना बोझ होता था कि हम इसमें फंसेंगे तो हम वो कैसे करेंगे। ओके। और वो मदद भी ऐसा, मतलब सीनियर्स हमारे बड़े अच्छे थे, वो ओके। मदद भी करते थे, क्योंकि प्रैक्टिकल्स होते थे तो भाई आप किससे पूछोगे, टीचर्स नहीं है हाँ, तो। राइट। तो वो जैसे सारी आजकल हम कुछ कभी-कभी कुछ रैगिंग के केसेस सुनते हैं कि जहाँ हाँ, पे काफ़ी वो, मानसिक तनाव हो जाता है हाँ, वो लोगों बहुत में, तो हालांकि अभी तो रैगिंग पे बैन हो गया है, आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती तो हो ही है, जाती बैन हैं। तो जी। बहुत कुछ है लेकिन बट होता है छुपे उस पे। चुपके-चुपके सब होता है। जी जी। तो कलाकार बनना चाहती हैं, ये पहली बार कब सोचा? मुझे लगता है कि हाँ, ये एहसास शायद मुझे बहुत बाद में हुआ होगा, अ, क्योंकि मैं जब स्कूल में थी ना, तो मैं चूँकि गाती भी थी। अच्छा, हाँ, मैं गाती थी तो गाती थी कि गाती हैं? नहीं, गाती हूँ, लेकिन गाने का क्रम मेरा टूटा करीब 20 साल पहले, जब मैं यहाँ पर आई। अच्छा, उसकी भी अपनी एक कहानी है, तो हुँ। वो मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है। पर ये बताती हूँ कि हाँ। स्कूल में मैं गाती थी, और कल्चरल चीज़ों में मेरी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज़्यादा थी, कि जो प्लेज़ होते थे, कि जब मुझे याद है कि 6th स्टैंडर्ड में बोला गया कि आप लड़कियों को एक प्ले प्रेज़ेंट करना है, जो ओके। एनुअल फंक्शन हमारा होता है। तो मैं बड़ी एक्टिव, और कुछ लड़कियों को लेके मैंने डायरेक्ट किया प्ले, और अच्छा। वहाँ पे प्रेजेंट किया, और हमने 1 एक्ट प्ले जैसा था वो, तो उसमें हमने फर्स्ट प्राइज़ लिया। ओके। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा यार ये तो कमाल ही हो गया। हुँ। तो बड़ी इस तरह से वो चीज़ें कर, मुझे लगता था कि अच्छा ये तो स्कूलों में तो होता ही है, तो वो करते 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 वो ख़त्म हुआ। और फिर मैं म्यूज़िक जो है अलग से सीख रही थी, तो वो चल रहा था। फिर एक प्ले के लिए मैं म्यूज़िक करने गई थी, हुँ। जहाँ पे मेरी मुलाकात जो मेरे हस्बैंड हैं उनसे हुई। अच्छा, तो वहाँ पे क्या एज होगी आपकी इस वक़्त? मैं 12th पास किया था मैंने, ग्रेजुएशन में बस ओके, है, हाँ, मतलब पहला प्यार। 21-22 साल की रही होंगी, मुझे लग रहा है ये मतलब 20 पहला 20, प्यार हाँ कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ओके, बिल्कुल, हाँ, ओके, पहला प्यार। ओके। तो वहाँ पे गई, और वहाँ पे उनसे दोस्ती हुई, वहाँ पे गाना मैं चूँकि गा रही थी। हुँ। तो जब प्लेज़ होते थे ना, तो कलाकार सब सारे यहाँ मुंबई से जाते थे, तो कभी वो होते थे उपलब्धता के अनुसार, कभी नहीं होते थे। तो मैं दौड़-दौड़ के प्रॉक्सी करती थी। अच्छा। प्रॉक्सी करती थी, उसी दौरान जो डायरेक्ट कर रहे थे प्ले, मेरे जेठ थे। अच्छा, ओके। उन्होंने कहा कि ये लड़की अच्छा करती है, मैं नेक्स्ट प्लेस को लेके करूँगा। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी अभिनय को लेके शुरू हुई। वहाँ से मुझे समझ में आया कि मतलब अभिनय से परिचय या थिएटर से परिचय मेरा वहाँ पे हुआ। तो बेसिकली आपको करने से पहले नहीं पता था कि आपके अंदर ये हुनर है? हाँ, मतलब इतना प्रोमिनेंटली ये चीज़ मेरे अंदर कहीं ये नहीं बैठा वैसा। हुआ है, इसका एहसास वो मुझे करने नहीं। के बाद करने के एहसास बाद हुआ कि आई एम गुड एट इट। हाँ, मैंने जब किया ना मंच पे पहली बार, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, वो एहसास इतना सुखद था ना, ऐसा लगता था कि शायद मुझे जन्नत मिल गई है, या वाओ! वो एक संतुष्टि। चूँकि आप भी कलाकार हैं, आप उसको समझ सकती हैं कि यस। जब आप कुछ रचते हैं ना, रचने का जो सुख होता है ना, ग्रेट। क्रिएट करने का जो सुख होता है ना, वो जब आपको मिलता है ना, आप अलग लेवल पे होते हैं। और रंगमंच एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको तुरंत सब कुछ देती हाँ, है। इंस्टेंट रिएक्शन हाँ, है ना सब कि चीज़ों आप का। अच्छा कर रहे हैं ना, तो दर्शक चिल्लाएंगे भी, आपको सीधे बोलेंगे। यस। और जब खत्म होगा, फिर तो आप नेपथ्य से निकलिए, और फिर देखिए कि कैसे आप लोग को हाथों हाथ लिया जाता है, सबको ही, राइट। जो भी मंच पे होते मंच हैं। पे होते हैं। तो वो एक अलग तरह का सुख था। तो वहाँ से वो परिचय कब मेरे अंदर बैठ के उसने पूरा आकार ले लिया, वो वहाँ से वो यात्रा मेरी शुरू हुई। और फिर अपने बॉम्बे आने का। बॉम्बे तो मैं बहुत बाद में आई, क्योंकि मैं अच्छा। उस दौरान ग्रेजुएशन किया मैंने, ओके। और उसी दौरान वही है, प्रेम के पंथ कराल, वहाँ तलवार की धार पे धावन है, उस पे भी चल रही थी। अच्छा। तो
प्रेम भी साथ साथ था, पढ़ाई भी साथ साथ थी, ओके। और थिएटर था, बहुत सारी, मतलब बहुत तरह की गतिविधियों में हम संलग्न थे, मैं और विक्रांत। तो बस अच्छा ये था कि तो हम और आप और आपके हस्बैंड दोनों साथ में ही दोनों तब? दोनों हम ओके, हर मंच पे साथ होते थे। ओके। या तो वो दूरदर्शन हुआ, आकाशवाणी, चाहे वो पत्रकारिता हुआ, चाहे वो कवि गोष्ठी हुई, किसी मंच पे कविताएं सुनाने की बात हो, या किसी तरह का इंटरव्यू लेना हो किसी साहित्यकार से, तो वो हर मंच पे हम साथ ही होते थे। हम सफर इन रियल हाँ सेंस। हाँ, तो वो काफ़ी पहले से वो यात्रा हमारी साथ होने की शुरू हो चुकी थी। ओके। क्योंकि शादी होना या वो तो बहुत बात की बात है, क्योंकि हम मिल तो गए, मैं 97 में ही मिल गई थी विक्रांत से। अच्छा। 96 में मैंने पास आउट किया अपना 12th, उसके बाद 97 में मैं विक्रांत से मिली थी, और शादी हमारी 2001 में हुई। ओके। तो वो 4-5 साल हम लगातार साथ में काम करते रहे, एक दूसरे को जानते रहे, तो एक बहुत कमाल कि दोस्ती हम दोनों में डेवलप हो गई थी। Okay. मतलब एक ऐसी कि शायद होता है ना कि एक मुकाम आ जाता है, प्रेम की बात कहूँ या दोस्ती में, कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, आप बस देख लेंगे और आप समझ जाएंगे कि अगला क्या चाहता है या क्या चाहती है। है ना, वो शादियों में भी होता है। यस यस। है ना, कि बहुत बार होता है कि पत्नी को कुछ बोलना नहीं होता है, पति समझ जाता है। तो वो स्थिति हमारी बहुत पहले आ गई थी। हाँ, तो फिर वहाँ से वो शुरू होते होते 2001 में फिर ये हुआ कि अच्छा चला जाए। तो बॉम्बे आने का कैसे डिसाइड किया? बॉम्बे कभी ध्येय में नहीं था कि बॉम्बे आना है मुझे, क्योंकि अच्छा, ये नहीं था ये plan। ध्येय नहीं था, ये गोल नहीं था हमारा कि हम अभिनय करेंगे, क्योंकि विक्रांत पीएचडी कर रहे थे हिंदी से और मैं म्यूज़िक से कर रही थी। तो हमें ये था कि हम दोनों को प्रोफेसर बनना है और हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, मतलब Okay. इतना ये था। या फिर हम आकाशवाणी में कुछ कर रहे होते बेहतर, लेकिन मेनली हमारा ये था कि हमें पढ़ाना था। हम दोनों एक अच्छे टीचर बनना चाहते थे। तो लेकिन वही बात है, डेस्टिनी कुछ और आपको प्लान कर रही होती है, हमें भी नहीं पता होता है। तो हम उस दौरान पत्रकारिता भी कर रहे थे, शादी हो चुकी थी हमारी, और जीवन यापन के लिए बहुत सारी चीज़ें जुगाड़ करनी होती थी। जीवन आपको चलाना है। शादी बहुत सामान्य तरीके से हुई थी, किसी तरह के दान दहेज वाली शादी ये नहीं थी, क्योंकि ये प्रेम विवाह था। तो प्रेम विवाह था, तो उसमें किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं थी। हालांकि मेरे पिता ने पूछा था कि भाई क्या चाहिए, तो विक्रांत ने बोला था बस गरिमा दे दीजिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये बात जब मैंने सुनी थी तो मेरे लिए बड़ा, मेरा सम्मान विक्रांत के लिए बहुत बढ़ गया था, और वो अभी तक कायम है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि बिना किसी अपेक्षा के आप एक अपने साथी को अपने जीवन में ले आ रहे हैं, वो अपेक्षा चाहे किसी भी तरह की हो। क्योंकि होता है प्रेम में, भाई ऐसा नहीं है कि प्रेम में लोग लेते नहीं हैं। करेक्ट, परिवार पूछते हैं और देते भी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अनसेड होता है, बहुत बिना कहे भी बहुत कुछ लेन देन हो जाता है। और वो होता दहेज ही है, बट हम उसको नाम नहीं देते हैं दहेज का। हालांकि मेरे पिता ने मुझसे भी पूछा था कि देखो तुम जिस तरह से ये रहा रही हो, तुम रह नहीं पाओगी। अच्छा, हाँ, क्यों? वो अध्ययन कर रहे थे इलाहाबाद में, उनका घर था गाजीपुर। अच्छा, हाँ, अच्छा। और गाजीपुर से कोई भी, देखिए आप छोटे शहरों में क्या होता है ना, चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था, वहाँ पे पढ़ने के लिए वो आए थे, कमरा लेकर रह रहे थे, उनका रोज का अपना एक स्ट्रगल था। हालांकि हमने वो जीवन यापन के लिए हमें था कि भाई हम कैसे, क्योंकि मेरी माँ ने प्रश्न किया था विक्रांत से कि आप क्या खिलाएंगे मेरी बेटी को, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। आप एक ऐसे घर की लड़की का प्रस्ताव मांग रहे थे जो मतलब जहाँ पर ये है, कायस्तों में होता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, और कोई भी माता पिता अपनी लड़की के लिए बेहतर की ही उम्मीद करते हैं कि हमसे बेहतर होगा, और उस दौरान वो कुछ नहीं कर रहे थे। तो विक्रांत ने बोला था कि देखिए, पहली बात तो ये कि खिला तो पिलाना तो एक बहुत मामूली सी बात है, वो तो बहुत छोटी सी बात है, आप दिया लेके ढूंढेंगी तो भी मेरे जैसा लड़का नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। और दूसरी बात कि आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी क्या है, आपको पता है आपकी बेटी क्या है? उसमें इतनी क्षमता है ना कि वो खुद भी बहुत कुछ कर जाएगी। क्या बात। उन्होंने तभी बोल दिया क्या था, बात। मैं तो जो करूंगा वो करूंगा ही, लेकिन आपकी बेटी भी बहुत कुछ करेगी, आपको आगे जाके पता चलेगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़के के लिए लड़की के घर वालों को इससे अच्छा जवाब मैंने आज तक नहीं सुना है। हाँ,
ये बातें मुझे ना कहीं वही बात है कि आप जिससे प्रेम कर रहे हैं, अगर वो ऐसी बातें कर रहा है और उसे साबित कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो सम्मान, प्यार में वो सम्मान मिलता जाता है, घुलता जाता है। क्योंकि मैं भी अपने आप को उस तरह से नहीं देख रही थी जिस तरह से वो मुझे देख रहे थे। हाँ, है ना, कि ये बहुत बड़ी बात होती है ना कि आपका साथी आपको वैसे देख रहा है जो आपने सोचा भी नहीं है। यही इसीलिए तो बोलते हैं ना कि हमको कंप्लीट करता है, क्योंकि हाँ, हमारा हाँ, एक जो हिस्सा अधूरा होता हाँ, है, हाँ, एक सही हमसफर मिलने हाँ, से हाँ, हाँ, वो हमको कंप्लीट कर देता हाँ। है। और एक और बड़ी कमाल की बात उन्होंने बोली, जो मुझे वही बात है कि बातें ऐसी थी कि मुझे अभी तक याद है। हाँ। उन्होंने यही बोला था कि क्या जरूरी है कि मैं ही उसे खिलाऊं, अच्छा, वो क्या मुझे नहीं खिला सकती है? क्या बात है। क्या वो इतनी सक्षम नहीं हो सकती है कि मैं अगर कुछ ना करूं तो वो मुझे संभाल ले? दिस इज द रियल इक्वालिटी द सोसाइटी नीड्स। हाँ, यही है असमानता, हाँ, यही है औरत और मर्द को जो एक इक्वल ट्रीट किए जाने की हम जो इच्छा रखते जी, हैं, जी। यही रियल मायने में तो इक्वालिटी है, जी, आई तो बिलीव। वो कहीं ना कहीं वो बातें मुझे बहुत एजुकेट कर रही थी, वो कहीं ना कहीं मुझे बना रही थी, मुझे बिल्ड कर रही थी एक अलग पर्सनालिटी के तौर पे। ओके। तो हालांकि विक्रांत की बातें हमेशा मुझे बहुत प्रभावित करती रही हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने शेयर इसलिए करना ज़रूरी था कि कितना ज़रूरी होता है आपके साथी की दृष्टि आपके प्रति क्या है, वो कैसे आपको देखता है। सो ट्रू। हाँ, तो बॉम्बे आ गए आप। हाँ, उसके बाद फिर हम तो यहाँ बॉम्बे पे आने का तो एक अलग शहर, अलग दुनिया, अलग जद्दोजहद। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, जितना बड़ा शहर उतना बड़ा संघर्ष। सही बात, सो ट्रू, तो सत्य हमारे वचन। सत्य वचन तो बम्बई, आप सभी को पता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर है ये, एग्जैक्टली। इकोनॉमिकल। तो ये शहर जितना बड़ा है, यहाँ का संघर्ष उतना ही बड़ा बड़ा है। हमारे लिए भी था, जैसे सबके लिए है। लेकिन वही बात है कि संघर्ष ऐसा नहीं है, या वो यात्रा हम इलाहाबाद में नहीं कर रहे थे, वही कुछ आके हमने यहाँ भी किया। तो मैं कुछ कल्चरल शॉक लगा था आपको? हाँ, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो शहर एक अलग अपने रूप को लेकर है, ये एक शहर अपना एक स्वरूप लेकर है। तो छोटे शहर में ना बहुत सीमित चीज़ें होती हैं, चाहे वो विचारों को लेकर हो, चाहे वो दूसरी किसी चीज़ों को लेकर हो। यहाँ का एक्सपोजर अलग है, स्पेशली मुंबई में चीज़ों को देखने का, समझने का नज़रिया लोगों का बिल्कुल अलग है। छोटे शहरों में महिलाओं के लिए दृष्टि अलग है, यहाँ पे महिलाओं को लेके मर्दों की दृष्टि अलग है। क्या आपको लगता है कि छोटे शहरों में कौन सा दृष्टिकोण सही है टुवर्ड्स फीमेल, और यहाँ पे कौन सा दृष्टिकोण सही नहीं है? देखिए, दृष्टिकोण तो सही कभी नहीं रहा है, चाहे वो शहर कितना भी बड़ा शहर हो, चाहे वो विश्व की बात हो, चाहे आप अमेरिका की बात उठा लीजिए, है US, UN, चाइना, कहीं की भी बात कर लीजिए, औरतों को लेके दृष्टिकोण एक ही है। क्या? औरतों को लेकर मर्दों, क्योंकि देखिए समाज क्या है ना, वो मर्दों द्वारा रचा हुआ समाज है, स्त्रियों की उसमें कोई भागीदारी नहीं है, उसमें कोई नियम स्त्रियों द्वारा संचालित नहीं है। करेक्ट। ठीक है, मर्द अपनी दृष्टि से औरतों को जैसे देखते हैं वैसे ही दुनिया देखती है। उन्होंने नियम बना दिया है कि औरतें घर में रहेंगी, खाना बनाएंगी, ठीक है, बच्चे संभालेंगी, घर के जितने क्रियाकलाप हैं वो सब औरतें करेंगी, उनके लिए ऐसा ऐसा बंधन है, या वो पर्दे में रहना, पर्दा प्रथा जो भी है वो शुरुआत ऐसे ही हुई है। करेक्ट। तो दृष्टिकोण की जो बात करिए ना, वो किसी भी समय में, किसी भी युग की आप बात करेंगी ना, तो दृष्टिकोण हमेशा से ऐसा ही रहा है, उसमें कोई बदलाव आया नहीं है। नहीं, कोई बदलाव, वो छलावा, जिसको भी लगता है कि अच्छा हम बहुत बदल गए हैं, अब औरतें निकलने लगी हैं, करने लगी हैं, बिल्कुल डेफिनेट मैं इससे सहमत हूँ, निकलने लगी हैं, लेकिन सोच की बात, दृष्टि की बात अगर आप देखेंगे, वो नहीं बदला है। नहीं, वो बदल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि औरतों ने भी अपने लिए कोई प्रयास नहीं किया है ना। अच्छा। औरतों को भी अपनी तरफ से ठप्पा किससे चाहिए? मर्दों से चाहिए, कि मर्द उनको सुंदर बोले, मर्द उनको सुंदर कहें कि अरे तुमने तो बड़ा अच्छा बाल बनाया है, तुम तो बड़ा, तुम बिंदी लगाओ तुम अच्छी लगोगी, तुम लिपस्टिक लगाओ तुम अच्छी लगोगी। लेकिन उन्हें क्या अच्छा लगेगा, उन्होंने कभी सोचा है? उन्हें क्या चाहिए?
वो कैसे, क्यों आपको एक मर्द की स्वीकृति चाहिए, एक मर्द का ठप्पा चाहिए सब कुछ करने के लिए? वो कहीं की भी मैं बात कर रही हूँ, पूरे 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 विश्व की बात कर रही हूँ मैं। तो जो आपको जो फर्क दिखा वो बेसिकली आप कह रहे हो कि वो एक आउटर लाइफस्टाइल का में भी फर्क हाँ, होगा, अंदर से जो दृष्टिकोण है नहीं वो सेम ही है वो हर शहर नजर एक में, है, कुछ क्योंकि फर्क औरतों को नहीं। एक बहुत एक एक तरह के खांचे में ना फिट कर दिया गया है। तो जो हमको ये कहा, जैसे हमको लगता है, जैसे मैं भी एक छोटे शहर से हूँ कि बॉम्बे को थोड़ा सेफ शहर माना गया है बिल्कुल। एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़, हम्म, तो वो फिर आपको क्यों लगता है कि अगर दृष्टिकोण सेम है हम्म। तो फिर हम यहाँ ज़्यादा सेफ क्यों फील करते हैं? सेफ, देखिए सेफ होने की वजहें भी होती हैं। ऐसा नहीं है, कुछ बहुत सारी चीज़ें आती भी नहीं है यहाँ पे, ये शहर अलग है, आप समझ रही होंगी शायद मैं किस तरह की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उस तरह से ट्रीट नहीं होती हैं महिलाएं जैसा छोटे शहरों में होती हैं, या अलग की बात मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि इस शहर में, इस शहर के लोगों को जब आप देखेंगे ना, अगर आप कंपेयर करेंगे ना, हर आदमी भाग रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने बोला ना कि संघर्ष ठहराव बड़ा नहीं है, ठहराव नहीं। ठहराव इसलिए भी नहीं है कि सबके घर की अलग तरह की समस्या है। पहला प्रश्न क्या है कि आपको रोटी कपड़ा मकान आपको जुटाना है अपने जीवन के लिए, जो कि बहुत बहुत ही कठिन बहुत कठिन है। इस शहर में रहना इतना आसान नहीं है जितना सबको लगता लगता होगा। है, हर शहर से चौगुना है ये, हर एक चीज में, हर चीज। ठीक है। एग्जैक्टली। तो लोग भाग रहे हैं, लोग के पास वक्त नहीं है कि बैठ के सोचें और टिप्पणी करें कि तुमने क्या पहना है भाई आज। जो हम छोटे शहरों में क्योंकि वो एक्सपीरियंस करते इतना हैं, ज्यादा उपलब्ध है ना, वही बात है कि जब उपलब्धता ज्यादा हो जाएगी ना तो आप डिमांड एंड सप्लाई एक तरह खत्म से। हो जाएगा। करेक्ट। छोटे शहरों में क्या होता है, कभी कोई सिर्फ मिनी स्कर्ट पहन के, अरे भाई, वो वहाँ के लिए एक बहुत अचंभे वाली बात हो गई है वहाँ के क्योंकि छोटे शहर दिखता के ही लिए। नहीं है ना वो। हाँ, यहाँ बहुत कॉमन है। कॉमन है, तो कोई भी चीज जब उपलब्धता ज्यादा हो जाती है ना तो उसको देखने का वो भी खत्म हो जाता है। वही बात है कि आप किसी चीज को इतना देख दो ना कि उसमें बचेगा ही नहीं कुछ देखने के लिए। करेक्ट। तो वो मैं उस दृष्टि से इसकी बात कर रही हूँ कि यहाँ पे उस चीज को लेके नाउ आई ना गेट योर नहीं है। पॉइंट। लेकिन मैं उस सोच के बारे में अभी भी वही हूँ कि सोच वही है, सोच शायद नहीं कहने का और समझने का और हाँ। वो ट्रीट करने का तरीका शायद अलग है। हाँ। वो छोटे शहरों में थोड़ा अगर कहें तो वो रॉ है, तो वहाँ हाँ। बातें भी थोड़ी उस तरह की होती है। यहाँ थोड़ा सा हम थोड़ा सा मुझे नहीं पता, शायद आप देखा होगा, सबने ही देखा होगा कि महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाती है। आप किसी ऑफिस में जाइए, बॉस का कमरा है, लड़कियां 24-25 साल की आराम से घुस जाएंगी, 20 साल की, लड़के खड़े रहेंगे दरवाजे में कि सर बुलाएंगे हमें। क्यों है? मुझे ये जानना है कि क्यों है ये, क्यों है? मैं मैं खुद जानना चाहती हूँ ना, शायद जो क्यों आप इस तरह कह की रहे हो कि चीजें हैं? अंदर से दृष्टिकोण तो वही है। वही है, क्योंकि आपको मतलब मैं क्या बोलूं, your point. You है ना? आप समझ रहे हो उस चीज को कि बिल्कुल सही वो बोले हर आप। जगह है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई की मैं बात कर, हाँ, हर जगह हर जगह। प्राथमिकता किसे दी जाएगी? लड़कियों को दी जाएगी। ओके, तो इंडस्ट्री में जब बॉम्बे आप आए इंडस्ट्री में काम करने के लिए, इंडस्ट्री ने कैसा ट्रीट किया आपको? बहुत अच्छा था। हाँ, इंडस्ट्री कभी किसी चीज को थोपती नहीं है, आप लड़के हो चाहे लड़के। हाँ, ये तो है। ये आप समझ सकती हैं, जान सकती हैं। Correct. अब जो भी लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे ना, यहाँ की सबसे अच्छी बात है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री सबसे अलग है। चीज़ें होती होंगी लेकिन यहाँ पे किसी तरह का आप पे ना दबाव नहीं है कि आपको यही करना है। आपकी ये चॉइस आपकी है। स्वेच्छा पर है, आपकी चॉइस पर है कि आपको करना है, ये नहीं करना है। आपको नहीं करना है ना तो कोई आपको बोलेगा भी नहीं। कोई बात आपने नहीं, एक्सपीरियंस किया कास्टिंग काउच ये सब चीज़ें? नहीं, उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, या मैं शायद उस रास्ते गई नहीं कभी, क्योंकि उसकी वजह है कि 2 मजबूत लोग मेरे पीछे थे मेरा पति और मेरे जेठ। राइट। तो वैसी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। और मुझे अपने आसपास देखा है एटलीस्ट? हाँ, देखा है, महसूस भी किया है। ऐसा नहीं है, लोग टकराए हैं। और चूँकि मैं यहाँ आने से पहले काम कर चुकी थी ऐसे कुछ संस्थानों में जहाँ पे इन चीज़ों से टकरा चुकी थी। तो हाँ, क्योंकि इसके बाहर भी तो होता है ना, ऐसा नहीं कि होता है। हमने कास्टिंग काउच को इंडस्ट्री से जोड़ के रखा है। मुझे लगता है कि कास्टिंग काउच जैसी चीज़ मुझे लगता है हर एक, आप दहलीज से बाहर कदम रखा
और एक औरत को कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ेगा। वो किसी यहाँ का तो नाम है कास्टिंग काउच, एग्जैक्टली, लेकिन वो हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है, हाँ, हर एक ऑफिस में है, हर एक संस्थान में है, हर एक जगह है, हर Right. एक जगह है। तो वो तो आप बोल ही नहीं सकते। हाँ, बट ये है कि मेरे लिए थोड़ी सी यही बात है कि सुविधा थी कि हाँ, लेकिन होता था, मतलब लोग, ऐसा नहीं है, आपको समझ में आ जाता है कि अगला क्या चाह रहा है। क्या तो चाह रहा है, मुझे था कि भाई ऐसे तो Ignore. हाँ, मैं करके फिर अपना निकल आती, क्योंकि मेरे हाँ। घर में बहुत स्ट्रिक्टली वो था कि तुम्हें जो करना है ना वही करना, और मुझे बहुत, मैं क्लियर थी कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, मैं बहुत सॉर्टेड थी कि मुझे क्या करना क्या है। करना है। हाँ। ओके, अभी हम देख रहे हैं कि हर दशक में वक्त बहुत जल्दी से बहुत। बदल रहा है। पता नहीं हमें ऐसा लग रहा है जल्दी से बदल रहा है या ऐसे ही चलता आ रहा है, आई डोंट नो, हाँ। बट वक्त तो बदल रहा है। जब आप जब छोटी थी तब एक माहौल था, और आज माहौल में कुछ ना कुछ तो बहुत सारे चेंजेस आए, सोशल मीडिया आ गया है, मोबाइल आ गया है ना, तो एंड यू हैव अ डॉटर, हाँ राइट? जी। सो आपको क्या लगता है कि हम एडवांस हो गए हैं बहुत, हमने बहुत कुछ नई नई साइंस ने बहुत सारी हमारी ज़िंदगी की सहूलियत के लिए बहुत सारी नई चीज़ों को इजाद कर लिया है, बट आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास तो थी पर इतना सब कुछ होने के बावजूद आपकी बेटी के पास नहीं है, ये सामाजिक तौर पे या लाइफस्टाइल के हिसाब से, व्हाट डू यू थिंक दैट आज के बच्चे के पास नहीं है हाँ, और आपके पास था? हमारे पास वक्त था आजकल के बच्चों के पास वक्त नहीं है, जो मैं मिस करती हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा बच्चे खेल लें, थोड़ा बैठ लें अपने बड़ों के पास, अपने माँ बाप के पास या दोस्तों के पास। वो वक्त उन बच्चों के पास नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा बोझ है पढ़ाई का बच्चों पर कि वो थक जा रहे हैं उस कोरम को पूरा करने में, उस दौड़ का हिस्सा बने हुए हैं जो ठीक है उन्हें कहीं पहुंचाएगी, लेकिन फिर भी कहीं नहीं पहुंचाएगी, जो बहुत बड़ा सच है आज के समय का। जो स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं देश में या समाज में, हम अपने समय में सब कुछ के बावजूद पढ़ाई भी कर लेते थे, हम खेल भी लेते थे, माँ बाप के साथ मस्ती भी कर लेते थे, सब कर लेते थे। लेकिन आजकल वो बहुत मिसिंग है, क्योंकि रील्स आ गए हैं, लैपटॉप्स मेरे ख्याल से हर बच्चे के पास है, मोबाइल हर बच्चे के पास है, उपलब्धता किसी भी चीज़ को देख लेने की मतलब सेकंड से भी कम है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई है जो हमको चाहिए नहीं, चाहिए ज्ञान नहीं। मतलब अब मुझे चाइना के किसी गांव में किसी के साथ क्या हुआ ये जान के मुझे क्या हासिल होगा, ये मेरे ज्ञान में क्या इजाफा कर रहा है, बट मुझे हर जगह का वो ज्ञान भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन ज्ञान इज द रॉन्ग वर्ड। हाँ, इन्फॉर्मेशन जो है, टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इज आल्सो स्पॉइलिंग अस। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वही बात है कि ज्ञान होना और ज्ञान का उपयोग कहाँ और किस दिशा में करना है, ज्ञान ही आपको ये बताएगा कि आपको कैसे उसका यूज करना है और कहाँ करना है, कितना करना है। ज्ञान इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम सबको बताते फिरें कि हमको कितना पता है, हमको सब जानना है, कि अब मुझे कि मैं बता दूंगा कि आज मैं कितना जानता हूँ, ये तो नहीं है ना। आप उसको अपने जीवन में किस तरह से ले आते हैं, उसको कैसे क्यों भाग रहे हैं आज के बच्चे इतना, आपको क्या लगता है? क्योंकि वो दौड़ शामिल हो चुकी है सबके पेरेंट्स की, ये पेरेंट्स की भी गलती है कहीं? बिल्कुल, गलती वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे एक ना बहुत अलग तरह की चीज़ है कि हमारे जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी है, हम चाहे भी तो इसे काट नहीं सकते, क्योंकि काटने का जो वो है ना, जो उसका असर है वो बहुत गलत दिशा में ले जा रहा है। क्योंकि देखिए बात ये है कि जो चीज़ें हैं ना, आप कब तक रोकोगे अपने बच्चों को कि तुम रील मत देखो? हाँ, क्योंकि क्योंकि आज का जो समय आप पीछे कर दोगे ना अपने बच्चों को, उन्हें पता ही नहीं होगा। और बहुत बार क्या होता है ना कि हम बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिन पे हम बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं, है ना। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिसमें से एक सेक्स एजुकेशन की भी बात है। अगर हम करें, हम बच्चों से ऐसे खुल के नहीं बात कर सकते, लेकिन बच्चे
उन चीज़ों को आज रील के माध्यम से या पढ़ाई के माध्यम से समझ पा रहे हैं। हमारे समय में नहीं था, आज के समय में बहुत है। या पीरियड्स को लेके भी हमारे समय में जितना टैबू था, आजकल के बच्चे नहीं, आराम से बता देते हैं कि अच्छा मम्मा आज पीरियड हुआ, स्कूल में हो गया, टीचर को बता देते, अपने दोस्त को बता देते हैं। वो टैबू खत्म हो गया, वो कहीं ना कहीं नॉलेज का ही वो है। तो बेसिकली ये जो इतना भाग रहे हैं हम लोग, वक्त नहीं है हमारे पास, तो आपको ऐसा लगता है कि हमने सफलता को, स्पेशली ये जो भौतिक सफलता है, इसको बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया है? मैं अपनी बात अगर नहीं, करूं आज की जनरेशन की, देखिए वो डिपेंड करता है, क्या है ना, बच्चे संचालित होते हैं माँ बाप के अनुसार। आप जैसे वही बात है कि वो गीली मिट्टी है, आपको ही गढ़ना है। हाँ, आप जैसी बातें, जैसे विचार अपने बच्चे में भरेंगे, वो वैसा वैसा होता जाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि बेटा ज़रूरी क्या है। और ये मैं 100% बोल सकती हूँ कि आप जैसे गढ़ोगे ना, जितनी ईमानदारी से, जितने सशक्त तरीके से अपनी बातें अपने बच्चों को आप बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, उतना प्रभाव बाहर का कम पड़ेगा। जो मैं अपने बच्चे के साथ मैं देख रही हूँ, मतलब जो मैं अपनी बात कर रही हूँ। आप कैसे अपने आप को, हाउ यू ट्राइंग टू बी डिफरेंट, कि आपकी जो बेटी है उसको किस तरह से आप इस आपाधापी से थोड़ा सा बचा के, और थोड़ा सा what you do, especially what do you think, what you trying मेरे to do ख्याल से differently? मैं और विक्रांत ही एग्जाम्पल है, माँ बाप ही एग्जाम्पल होते हैं ना। बच्चे किसको फॉलो करेंगे? हाँ, किसको फॉलो करेंगे? या हमने अपने माँ बाप को फॉलो किया। मैं तो अपने माता पिता को ही फॉलो, उन्होंने जो बातें बचपन में मुझे कही होंगी, चाहे अनचाहे, चाहे डांट के, चाहे सहला के, चाहे प्यार से पुचकार के, जो बातें बोली होंगी, हो सकता है उस वक्त बुरी लगी हूँ, लेकिन आज जब मैं जीवन में उतरी हूँ तो वही बातें मुझे परफेक्ट लगती हैं। मुझे लगता है कि ये शायद उनका अनुभव था जो मुझे सिखा रहा था, भले उस वक्त मैंने नहीं लिया, लेकिन आज वो बहुत प्रासंगिक है मेरे जीवन के लिए। करेक्ट। यही बात मैं वेरा को भी समझाती रहती हूँ, उसे बताती रहती हूँ कि देखो बेटा, जिस दौड़ में तुम शामिल होना चाहती हो, वो दौड़ कहीं पहुंचेगी नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उस दौड़ में शामिल हो। मैंने कभी तुम्हें उस तरह से रखा नहीं, कभी ये नहीं बोला कि मैं, क्योंकि वो दौड़, उस दौड़ का हिस्सा बच्चे नहीं होते हैं, वो माँ बाप होते हैं। उन्हें चाहिए कि उनका बेटा जो है वो वहाँ खड़ा हो या ऐसा हो, सभी चाहते हैं। Correct. लेकिन मेरे लिए, मैं सच बताऊं, जिस तरह का आज का समाज है, जिस तरह की भागा दौड़ी है, जिस तरह की महत्वाकांक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं बच्चों की या माँ बाप की ना, मुझे डर लगता है। जिस तरह का प्रेशर आप बच्चों पे डाल रहे हैं, वो कुछ नहीं देगा। हाँ, उन्हें वो डिप्रेशन देगा और कुछ नहीं देगा, और वो मैं नहीं चाहती। वो हम देख भी रहे हैं समाज में। और मतलब आज की डेट में एक 12 साल का बच्चा जब कहता है कि ओ गॉड आई एम इन डिप्रेशन, तो आपको ऐसा लगता है तुमने देखा क्या है जिंदगी में अभी वही। कि और मेरे लिए, मैं सच बताऊं, मेरे लिए मेरा बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा उसको बोलती हूँ, बेटा 2 नंबर कम आएंगे ना, मुझे चलेगा, मैं कभी शिकायत नहीं करूँगी। लेकिन आपको लगता है फिजिकल फिटनेस पे जितनी बात होती है, मेंटल फिटनेस पे उतनी बात नहीं होनी चाहिए? उसकी वजह, मेंटल फिटनेस कितने लोगों को पता है, बताइए ना। हाँ, ये तो रील्स है कि हम शायद कुछ लोगों तक पहुंच गया होगा। मेंटल फिटनेस की बात किसी को समझ में ही नहीं आएगी। हो सकता है कि वो शायद वर्ड अलग, डिप्रेशन ही नहीं पता किसी को। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि डिप्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है। हमने बहुत इजीली और कॉमनली यूज कर लिया कैसे इस आप बात पर को। असर डालता है, कैसे धीरे धीरे आप चीज़ों से कटते जाते हैं और अपने ही उसमें डूबते चले जाते हैं। आप कैसे उनको शायद होगा भी तो भी वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। इसके लिए कौन सिखाएगा, कौन बताएगा, कौन एजुकेट करेगा कि क्या ज़रूरी है आपके जीवन के लिए। पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई एक बेसिक चीज़ है जो समाज में आपको उतारने की एक तैयारी है, जो इसका ढांचा है कि बच्चे पढ़ेंगे और ये करेंगे, जो हम भी करके आए हैं। लेकिन उसके अलहदा जो एक व्यक्तित्व की तैयारी होती है, वो कैसे, वो कौन करवाएगा? अगर मान लीजिए आपको ये जिम्मा दिया गया है इस वक्त कि आपकी आज की जनरेशन को आपको कुछ कहना है, बताना है कि वो ये जो वनरेबिलिटी आज की डेट में इतनी बढ़ गई है, आज की डेट में हम इमोशनली इतने वीक हो गए हैं, है ना, तो उसको कैसे, व्हाट इज़ द मैथ या साइंस बिहाइंड इट टू कीप श्योर कि आप अंदर से जुड़े रहें, टूटे नहीं?
देखिए, इस पे कहने का तो कुछ मतलब नहीं है, कहना तो बहुत ऊपरी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत महसूस करने वाली बात है, ऐसा इमोशन। और वही मैंने बोला ना कि किसी भी चीज़ की शुरुआत घर से होती है। सिखाएंगे तो माँ बाप ही, लेकिन माँ बाप को कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? एग्जैक्टली क्या वो वाकई उतने एजुकेट हैं, उन्हें पता है? पता है। मैं आज भी स्कूलों में जब वो होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, जब हाँ। रिजल्ट्स आते हैं, मुझे याद है, मेरी बेटी शायद 2 साल, 2 नहीं, सेकंड में थी या फर्स्ट में थी, और मैं गई रिजल्ट वाले दिन, हाँ। और उसके मार्क्स कम आए थे, अच्छा। और उसकी टीचर ने बोला कि ये पढ़ती नहीं है, और ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। और मैं शांत बैठी हुई थी, और मैं बाकी उसके पहले की जो वो है, मैं देख रही थी। एक मदर अपने बेटे को इतना डांट रही थी, इतना डांट रही थी। आप सोचिए, फर्स्ट में पढ़ने वाला बच्चा, सोचिए। और उसको इतना डांट रही थी पूरे क्लास के सामने। उस बच्चे पर क्या असर पड़ा होगा? आप माँ हैं यार, हाँ। आप खुद ही, आपको अगर इस तरह से कोई डांटेगा, क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगी? मतलब कितना, एक बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है बहुत छोटी चीज को बहुत ज्यादा क्यों चाहिए? मुझे हाँ। तो समझ नहीं आता है कि क्या हाँ, आपने क्यों? उतना नंबर लिया था? हाँ, क्यों? आप क्यों? तो नहीं बने। लेकिन लेकिन वही माँ बाप को प्रॉब्लम क्या है ना, माँ बाप की जो वो इच्छाएं थी ना, वो सब हाँ, बच्चों से निकालनी, बच्चों से। ऐसा लगता है पैदा इसीलिए किया है कि जो हम नहीं कर पाए वो तुमको करना है। करना पड़ेगा। मतलब आपने तो एक लाइबिलिटी के साथ बच्चे को पैदा कर दिया, जो उसका सपना भी नहीं है भाई। उसका सपना भी नहीं है वो बनने का, और आप उस पर वो हुए पड़े कि नहीं तुम्हें यही बनना है। मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वेरा को मैंने उसी दिन डिसाइड किया इस स्कूल में नहीं पढ़ेगी। हाँ। नहीं पढ़ेगी, मैंने इसका स्कूल चेंज किया। मैंने कभी अपने बच्चे से शिकायत नहीं की तुम क्यों कम लाई। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे विषय हैं, मैथ्स है, साइंस है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, हर एक बच्चे को सारे सब्जेक्ट समझ नहीं एग्जैक्टली ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा हर एक विषय में महारथी नहीं बन सकता है। उसका एक कोई ऐसा विषय होगा जिसमें वो कमाल कर सकता है। हाँ। और वो आपको ही ढूंढना है। शायद वो स्कूल में है ही नहीं, वो है भी नहीं, जरूरी नहीं। अगर वो खेल रहा है तो खेलने दीजिए ना। हाँ। क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर वो और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चे को फेमस होने की क्या ज़रूरत है? अब हर कोई फेमस होगा तो देखने वाला कौन होगा? आज की डेट में मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। जी। मेरे पड़ोस में 10 साल का बच्चा, मैं कुछ कर रही थी और मैंने एक छोटा सा अपना डॉग लेके आई, तो मैं उसकी स्टोरी डाल रही थी, तो वो बच्चा मेरे पास आया और बोला, मैंने स्टोरी डाली तो, हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव? 10 साल का बच्चा। तो आई वाज लाइक, तुमको बेटा हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस टू यू? बोलो नो, इन माई स्कूल जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उसको उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। आई वॉज शॉक्ड कि ये प्रेशर फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए कम था क्या? अब हर इंसान लेने लग पड़ेगा कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं। अब यहाँ पे भी मैं गलती कहूँ या अवेयरनेस की कमी बोलूँ, वही बात है कि माँ बाप क्या मॉनिटर नहीं कर रहे बच्चों को कि आपका बच्चा क्या कर रहा है? 10 साल का बच्चा फॉलोअर्स के प्रेशर में है वो, और उसका इंडस्ट्री से किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, वो कैसे बनाएगा फॉलोअर्स? वही बात है, वही भाग रहे हैं, सारे भाग रहे हैं उस दिशा में जो कहीं किसी को लेके नहीं पहुंचेगा। इसका कोई हल नहीं है। बस आई होप लोगों को थोड़ा सा सैनिटी मिले, वी कैन विश। लगता तो नहीं, क्योंकि चीज़ें जिस तरह से बदल रही हैं और हो रही हैं, और मुश्किल है, बट इसमें यही है कि माँ बाप को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि टीचर से आप उम्मीद नहीं कर सकते, स्कूलों से आप उम्मीद नहीं कर सकते, स्कूल क्योंकि आप अपना अकेला एक बच्चा नहीं संभाल सकते। मुझे लगता है हमको एक अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा कि स्कूल एजुकेशन के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट, बिकॉज इतना कुछ है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। हम एक दिन उसके बारे में करेंगे, मुझे लगता है पॉडकास्ट, क्योंकि वो भी ज़रूरी है कि जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, ये सही, मैं कह रही हूँ, आप चाहे 2 लोगों को अगर बदल पाए तो वो एक प्रयास, उतने में भी कोई छोटा प्रयास नहीं होगा। ये सच में कठिन समय है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा। yes. क्योंकि वो अभी बन रहे हैं और बनने से पहले बिगड़ रहे हैं, ये सही तो वो कठिन है थोड़ा बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा।
एक्टिंग की बात करते हैं आपकी थोड़ी। जब हम एक्टिंग की बात करते हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, बारिंग फ्यू गुड कास्टिंग डायरेक्टर। मतलब मैंने देखा है, आपने तो बहुत ज़्यादा देखा होगा, कुछ बहुत ही वियर्ड कास्टिंग एक्सपीरियंस या कुछ बहुत ही वियर्ड फीडबैक्स या कोई बहुत अजीब सा आपको लगता है कि ये क्या कह दिया, ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो कुछ आई एम वेरी श्योर यू मस्ट बी हैविंग सम इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसा कुछ कह दिया हो कास्टिंग वाले ने या? हाँ, मुझे याद है कास्टिंग वाले ने तो नहीं कहा था, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि कास्टिंग वाले क्योंकि उनके पास वक्त भी नहीं होता है, exactly. वो आते हैं, आप क्योंकि भीड़ होती है ना, एक किरदार के लिए कुछ नहीं तो 25-25 30-30 लोग 50 लोग आ रहे हैं, दे रहे हैं, जा रहे हैं, उनके पास वक्त कहाँ है कि वो बैठ के आपके पास आपका फीडबैक देंगे। Exactly. लेकिन हाँ, मुझे एक याद है, मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर था किसी में नाम, मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं ले लेती पक्का। मुझे याद नहीं है उनका नाम और ये बहुत पहले की बात है, मुझे लग रहा है कि ये 2011 10-11 की बात होगी। अच्छा। मैं गई, ऑडिशन दिया मैंने, और मुझसे आके मुझे याद रह गई क्योंकि वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ। उन्होंने बोला कि आप का ऑडिशन अच्छा है, लेकिन आपकी ना, आप जब ऑडिशन देती हैं तो आपकी ये नसें जो है ना तन जाती हैं। तो मैंने कहा अच्छा। हाँ। फिर मुझे लगा कि अच्छा, इससे फ़र्क पड़ता होगा शायद टीवी में, या कैमरा यहाँ तक घुस जाता होगा कि देखने के लिए नसें तन रही हैं कि नहीं तन रही हैं। तो अब चूंकि आप उस पे हैं नहीं कि कुछ बोलें, क्योंकि मुझे लगता है कि जब गैर ज़रूरी सवाल होना, फीडबैक होना, तो उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ सर, ध्यान रखूँगी आगे से। तो फिर वो कह के मैं चली आई, लेकिन ये बात मुझे बड़ी याद सी रह गई कि मैंने कहा ये इसका क्या मतलब है, क्योंकि बहुत बार होता है ना, जैसे जैसे अब चूँकि एक लंबा अरसा हो गया है कि मैं अभिनय करती रही हूँ, तो उसमें बहुत बार होता है ना कि जब आप वर्कशॉप्स भी करेंगे ना, अभिनय का जब वर्कशॉप्स होता है, तो आप देखेंगे, मैंने तो नहीं किया, लेकिन मैं चूँकि जानती हूँ कि आपको बहुत सारे किरदार करवाए जाते हैं। हाँ। जिसमें से आपको जानवर भी बनाया जाता है, कि आपको सांप बनना है, बंदर बनना है, और वो कैसे एक्टिविटीज़ करता है वो करके दिखाना है आपको। अच्छा। उसमें बहुत बार होता है कि शरीर की भंगिमाएं बदलती हैं। तो जब ये होता है ना, तो फिर यहाँ पे ये बोलना कि आपकी नसें हिल रही हैं, तो ये तो ख़त्म ही हो जाता है, ये तो कहीं रहता ही नहीं है। तो ये बात मुझे चूंकि पता थी, तो ये मेरे लिए इतनी मैटर नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, शायद पता नहीं है या क्या है, क्योंकि बहुत बार ऐसा करते करते अगर आप देखेंगे ना, तो कभी कभी होता है कि आप बहुत अगर स्पीच वर्क कर रहे हैं कुछ अलग तरह की ना, तो वो होगा। क्योंकि ये भी तो वही बात है ना कि आप कि बॉडी लैंग्वेज भी तो कुछ कहेगी ना, कुछ करेगी ना। एग्जैक्टली। कल को हाथ टेढ़ा हो जाएगा तो आप थोड़ी ना कहेंगे आपका हाथ टेढ़ा हो रहा है? वो अभिनय का पार्ट है। तो ठीक है, वही बात है। आप हाँ, जैसे मुझे याद है कि मुझे एक ही दिन में 2 लोगों से अलग फीडबैक मिला था। एक ने कहा स्माइल करते वक्त दांत मत दिखाओ, और दूसरे ने बोला दांत क्यों दिख रहे हैं, मतलब वाइस वर्सा। एंड आई वाज लाइक कि फिर सही क्या है? नहीं तो आपने पूछा नहीं उनको कि मुंह बंद करके कैसे हंसते दिखाइए, आप जैसे बोलेंगे। मतलब इट्स लाइक एक कह रहा है कि दांत दिखने चाहिए, एक कह रहा है दांत नहीं दिखने चाहिए। अभी आपने दांत बोला तो मुझे याद है। अच्छा, ये भी एक फीडबैक मुझे याद है। मुझे बोला कि आप ये बनी तीत है, आपको ऐसे काम नहीं मिलेगा, आप ना ये बराबर करवा लीजिए। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। हाँ। मैंने कहा ये तो नहीं करवाऊंगी ये तो नहीं करवाऊंगी मैं। मतलब मैं क्यों करवाऊं, मैं जैसी हूँ ऐसे में ही करूंगी। करेक्ट। तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो पार्ट है आपका। When you're confident about yourself, then you don't want to change about you know, very true. जो मेरा है वो मेरा है, और ऐसे ही जो मुझे स्वीकार करेगा उसका स्वागत है, नहीं करेगा कोई बात नहीं, मुझे शिकायत भी नहीं है। अच्छे डायरेक्टर से काम किया आपने? बहुत। बुरे डायरेक्टर से काम किया? देखिए, अच्छा बुरा जैसा मैं कुछ नहीं मानती हूँ। हाँ, वही मेरा सवाल था। सही गलत कुछ नहीं होता, सबकी दृष्टि है सही और गलत देखने के लिए। जो आपके लिए गलत है हो सकता है मेरे लिए सही हो, मेरे लिए सही हो सकता है आपके लिए गलत। करेक्ट। दृष्टि अलग होती है, समझ अलग होती है, देखने का नज़रिया अलग होता है कि आप किस एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ पे 10-12 लोग खड़े हैं,
सबसे आप पूछेंगे ना, सबकी दृष्टि अलग तरह की होगी, बिना बताए, सामने मत पूछिए, अलग अलग पूछिए, सब अलग तरह का जवाब देंगे। करेक्ट। तो सही या गलत जैसा नहीं होता, सिर्फ दृष्टि होती है कि आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं। तो जो अच्छा सिनेमा बना पाते हैं और जो बहुत बुरा सिनेमा बनाते हैं, तो वो क्या लगता है आपको, वो क्या फ़र्क होता है कि कुछ तो अच्छा बुरा डिफरेंस है फ़र्क ना सिर्फ उनमें? वही बात है कि फ़र्क सिर्फ दृष्टि का होता है कि आप किसी भी चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप उस चीज़ को किस आपकी समझ वहाँ तक है। वहाँ तक है, आपकी समझदारी उस एक विषय को देखने की कहाँ तक है ना? क्योंकि हर एक किसी भी विषय पे आप कोई चीज़ बनाओगे ना, करेक्ट। तो उस विषय को या तो आप ऊपरी तौर पे देख लो, या तो आप गहराई में जाओगे। जाके देख लो। हाँ। तो आप में अगर क्षमता है कि आप गहरे समुद्र में जाकर चीज़ों को देख पा रहे हैं, आप जितना गहरे जाएंगे उतना सुंदर आपको दिखेगा। आपको लगता है ग्रीफ एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है? बेहद ज़रूरी। क्यों? सिर्फ ग्रीफ की बात नहीं करूँगी, मुझे लगता है कि किसी भी तरह का इमोशन, चाहे वो ग्रीफ हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो मुश्किलें देखना, हाँ, मतलब वो किसी भी तरह का एक इजी लाइफ और एक बहुत ही ऊपर नीचे बहुत सारे तकलीफों से भरी लाइफ, हु विल बी बेटर एक्टर? देखिए, जीवन जितना आप जिएंगे ना, आप उतने बेहतर होते जाएंगे। हाँ, करेक्ट। जीवन में जितना कुछ देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, महसूस करना बहुत ज़रूरी है। मैं महसूस इसीलिए करने के बोलती लिए हूँ दर्द कि होना ज़रूरी है। हाँ, दर्द होना ज़रूरी है, क्योंकि दर्द एक ऐसी चीज़ है ना जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपका परिचय आपसे करवाती है। उस एक मोमेंट में आप खुद को महसूस कर पाते हैं कि आप कहाँ हैं, या क्या है ज़रूरी आपके लिए, या आपने क्या खो दिया। और फिर आप उस दर्द को चैनलाइज कैसे करते हैं, एक राइट डायरेक्शन में, या फिर आप एक टॉक्सिक, मतलब किसी भी तरह का से ग्रीफ हो, वो कुछ भी हो कुछ सकता भी हो है। सकता है। वो माँ बाप से जुड़ा हो सकता है, वो बच्चों से जुड़ा हो सकता है, वो वो आपके प्रेमी से जुड़ा हो हार्ट सकता ब्रेक है। हो सकता है। हार्ट ब्रेक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इसलिए है क्योंकि प्रेम इस देश का नहीं, इस पूरे विश्व का सबसे प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है। हाँ, सब कुछ प्रेम के इर्द गिर्द है, सब करना चाहते हैं, स्वीकार कोई नहीं करना चाहता है। सबको प्रेम करना है, सबको प्रेम की बातें करनी है, फिल्में बनानी है, लेकिन प्रेम ढंग से कोई करना नहीं चाहता है। क्या होता है ढंग से प्रेम करना? ढंग से प्रेम करने का मतलब है कि जीना, सम्मान देना। प्रेम सिर्फ शारीरिक प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्रेम वैचारिक प्रेम की भी बात कर रही हूँ, या एक लगाव जो उसमें होता है किसी भी व्यक्ति को लेकर, उसकी अच्छी चीज़ों को लेकर। क्योंकि प्रेम क्या होता है ना, प्रेम सिर्फ अच्छी चीज़ों से नहीं होता है। कभी भी आप किसी से प्रेम करेंगे ना, तो आप उसका सर्वस्व स्वीकार करेंगे। ये नहीं कि अरे इसमें ये अच्छा, ये बुरा, ये मैं नहीं होगा। हम, आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम कहते हैं कि हम किसी को प्रेम करते हैं, पर हम ये कह रहे होते हैं, पर हम कहीं ना कहीं प्रेम मांग रहे होते हैं। प्रेम करना और लेकिन उसके बदले में प्रेम मांगना, हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वही वो बात समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात तो ये ना कि वो बहुत अलग अलग है। जैसे संबंध में जब आप प्रेम मांग रहे होते हैं किसी से, तो वो बहुत ही क्या बोलते हैं, सेल्फिश काइंड का हो जाता है। एग्जैक्टली है ना, कि मैं बहुत बार ऐसा होता है, आजकल की जनरेशन का ये, मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ, तुम भी करो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? नो मैटर, तुम्हारे पास वक्त नहीं था। वो प्रेम नहीं और है। जेंडर को छोड़ देते हैं हम, मतलब जो भी है, लेकिन वो प्रेम की परिभाषा नहीं है। प्रेम की परिभाषा ये नहीं है कि आप 24 घंटे बैठे रहें, ये करें। प्रेम की परिभाषा है कि आप जो भी आपका साथी है, अगर आप उसे बेहतर बना सकते हैं ना, तो वो प्रेम है। जो मैं अपने साथी ने, मेरे साथी ने जो मेरे साथ किया है, जो मैं बता रही हूँ, उसने हर एक मोर्चे पे मुझे सुंदर बनाया है। क्या बात है। हर एक मोर्चे पे, जीवन के हर एक पड़ाव पे उसने मुझे सुंदर महसूस करवाया है, सक्षम महसूस करवाया है। ये है प्रेम। यस, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा दोस्त कोई मेरा है। और एक दूसरे की जो कमियां हैं या शॉर्ट कमिंग्स हैं,
हालांकि जब आप प्रेम करते हो तो उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं होता है, बट फिर भी अगर हमको एक शब्दों में उसको पिरोना हो तो क्या बोलेंगे आप कि हमको क्या अप्रोच रखनी चाहिए कि हम सामने वाले की कमियां और उसकी शॉर्ट कमिंग्स को भी उतना ही प्रेम करें जितना उसके अच्छाइयों को करते हैं हम लोग प्रेम? ये भी ना बड़ा अपवाद वाला विषय है थोड़ा सा, क्योंकि ये भी मैं मानती हूँ कि प्रेम करने का ढंग ना वो सबको नहीं आता है। हाँ, करेक्ट, है ना? करेक्ट। एक ये चीज़ है, और दूसरा समझ भी उस तरह से विकसित नहीं है लोगों की, क्योंकि बड़ा ऊपरी ऊपरी है सब कुछ, है ना? एक तो आज का जो समय, अगर आज की मैं बात करूँ तो बड़ा ऐसे इंस्टेंट सबको सब कुछ चाहिए, तुरंत 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 हाँ। तुरंत। लोग उसको जीना नहीं चाहते हैं, उस यात्रा को करना नहीं चाहते हैं जिस यात्रा को करके आप वहाँ तक पहुँचें जहाँ पे अपेक्षाएं ख़त्म हो जाएं आपकी अगले पर्सन से, जो भी आपका साथी है, और आप सिर्फ देना सीख जाए। क्योंकि पहली शर्त ही यही होती है प्रेम की कि आपको गिवर होना पड़ेगा। अभी हम आज की डेट में देखते हैं कि आज के जनरेशन के चलो रिश्ते जो हैं बहुत, हम बोलते हैं कि जो आज के जेनजी और क्या मिलेनियंस बोलते हैं जिनको हम, कि उनके बहुत क्विक रिश्ते हैं, आज अफेयर हुआ कल टूट गया। आजकल हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत पुरानी पुरानी और लंबी चलती हुई शादियाँ वो टूट रही हैं। ये आजकल ही नहीं टूट रही हैं, बहुत पहले से टूटती आ रही हैं। पहले शायद बात नहीं होती थी क्या इनकी? हाँ, बात नहीं होती थी, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। आजकल तो आप क्या खा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, सब पता है, सबको बताना भी है। मतलब 14 साल से शादी है, हाँ। 15 साल से शादी है, 20 साल की शादी है और डिवोर्स हो रहे हैं। देखिए, 3 वर्ग हैं, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और हायर सोसाइटी। हाँ। ठीक है? जो हायर सोसाइटी है और जो निचला तबका है, दोनों में वैल्यूज जैसा कुछ स्थापित नहीं है, बहुत मोटे तौर पे। ठीक है? सबसे ज्यादा वैल्यूज का चोला किसके पास है? जिसको निभाना ही निभाना है, हमारे पास, मिडिल क्लास हम लोग। ठीक है, हमारे पास है। निम्न वर्ग के पास क्या है कि खाने को नहीं, उनका रोज का खाना है कि वो उनकी जद्दोजहद ही अलग है। तुम रह सकती हो मेरे साथ, रहो, नहीं तो मैं चला। ठीक है? इतनी अभाव है उनके पास कि उनके पास ये बड़ा मैटर नहीं है। इसी तरह हायर वर्ग में भी है, इतना ज़्यादा पैसा है कि ये मैटर ही नहीं करता है कि तुम रहोगे, तुम जाओगी 10 आएंगे। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन आज की डेट में हमारे, हाँ, तो वो टूट इसलिए रहा है क्योंकि वो सब भरे बैठे। अच्छा, उनको वही बात है ना कि तोड़ने वाली बात है कि आपको रास्ता, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है, आज दिखाई ज़्यादा दे रहा है। पहले के समय पहले में तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं था कि डिवोर्स लेना या इतने सालों के बाद अलग होना थोड़ा, नहीं होता था, बिल्कुल होता था। था। आप अपने परिवारों में जाइए और पता करिए, आपको 10 जोड़े मिल जाएंगे ऐसे जो अलग हो चुके हैं। खानदान की बात कर रही हूँ, अपने सिर्फ परिवार की बात नहीं कर रही हूँ। पर अब थोड़ा ज़्यादा तो हो रहा है ना, ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह भी है, क्योंकि सबको वही बात है, सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए और सबकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना, पेशेंस ख़त्म हो गया, पेशेंस नहीं है किसी में उस जर्नी को लेकर। क्योंकि अभी संबंधों को लेके जो नियम कानून थे ना, वो सब टूटते जा रहे हैं। जो ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं सबको लगता था कि थोपे जा रहे हैं कि निभाना ही निभाना है, वो टूटते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, वही बात है कि हर व्यक्ति गलत है। अभी जो वही बात है, अभी थोड़े दिन पहले मैं जावेद अख्तर साहब का एक वो देख रही थी, स्टेटमेंट ही सुन रही थी कि ऐसा नहीं है कि ये सब होता नहीं रहा है। हाँ, महिलाओं पे तो कब से होता आ रहा है। हाँ, सिर्फ 5 महिलाओं ने मर्दों के विरोध में कुछ किया और सब झंडा लेके खड़े हो गए। मतलब मैं उस पे मैं आने वाली थी। हाँ। उससे पहले, इससे पहले इस टॉपिक में हम आएंगे, उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, ये व्हाट इज फेमिनिज्म फॉर यू? क्या है ये महिला सशक्तिकरण? महिला सशक्तिकरण मेरे लिए तो ये है कि आप अपने आप में समृद्ध हों, अपनी आइडेंटिटी के लिए अवेयर हों और अपने लिए लड़ सकने की क्षमता पैदा करें। फेमिनिज्म जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है या जिस तरह से बहुत सारे लोग उसे समझते हैं,
मैं उस हिसाब से नहीं लेती, क्योंकि मेरे लिए फेमिनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है जिस Exist तरह नहीं से करता है? एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता है कि देखिए ये बहुत पुराना वो है कि स्त्री बिना मतलब वही बात है कि शिव क्या है, अर्धनारीश्वर क्यों हाँ, कहा जाता हाँ। है, क्योंकि वो पूरा होते ही है दोनों को मिला के। पर जैसे हमने शुरू में कहा कि हाँ, औरत को तो समाज को जो रचना करने के लिए औरत का तो पार्टिसिपेंट है ही नहीं ना, मतलब मर्दों का बनाया हुआ समाज है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी थी कि एक वक्त आ गया कि औरतों को अब घर से बाहर या उनकी मर्जी या उनकी आइडेंटिटी, उनकी बीइंग को इक्वल मानने की ज़रूरत आ गई है। उसी वहीं से ये फेमिनिज्म का जो वर्ड इक्वालिटी है। नहीं, देखिए इक्वालिटी का मतलब फेमिनिज्म जैसा नहीं होता है। हाँ, ठीक है, फेमिनिज्म क्या है कि आप सिर्फ स्त्रियों की बात कर रहे हैं, हाँ, कि हम मर्दों को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आप बिना मर्द के कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि समाज ना तो वैसा है, ना तो वैसी संस्था है, और ना ही वैसा बना हुआ कुछ है, क्योंकि हम इतना गुथे हुए हैं। तो गलत आप है बिना- ना बिल- ये फेमिनिज्म में गलत नहीं बोलूंगी, उसकी समझ अलग है। समझ फेमिनिज्म अलग है। वही मैं बोल रही हूँ, फेमिनिज्म इज गुड, बट आप जिस तरह से उसको समझ रहे हैं ना वो गलत है। हाँ, मतलब आज की डेट में आप जो हो पुरुषों, रहा है, हाँ, आप पुरुषों को नकार नहीं, आप कहाँ से निकालेंगे? या पुरुष के जैसा ही बन के आप अपने आप को बेटर नहीं, वो कैसे हो नहीं समझेंगे? सकता, क्योंकि देखिए, है ना, मतलब जो देखिए, मैं हाँ, आजकल देखती हूँ अपने आसपास, देखिए कि शारीरिक तौर पे ना दो अलग तरह के लोग हैं। मर्द Exactly. बिल्कुल अलग हैं, स्त्रियां बिल्कुल अलग हैं। हाँ, अगर आप तुलना करेंगे कि हम मर्द जैसे हो जाए, वो संभव नहीं है। नहीं है। मर्द के बराबर होने की बात अगर आती है कि मर्द से बराबरी करनी है, तो आप वैचारिक तौर पे मर्दों से बराबरी करिए ना। आप उनकी तरह जो कि हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, वो ऑफिसेज में काम कर रही हैं। आप हर क्षेत्र में देखिए, महिलाएं बिल्कुल बराबरी पे खड़ी है। इस देश की आधी आबादी हम ही है, करेक्ट है आधी आबादी अगर हम हाँ। हैं, तो हम उस तरह से हर क्षेत्र में आ रहे हैं और अपनी पहल पे आ रहे हैं। हाँ, वो जो एक वो वही ढांचा जो है ना, वो टूटा है वो, और लड़कियां अपनी पहल पे आ रही हैं। लेकिन जो फेमिनिज्म जो जिस बात का झंडा उठाता है कि हम मर्दों को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन बिना मर्द के कैसे आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं? मैं सिर्फ शरीर की बात यहाँ पे नहीं कर रही, हाँ, मैं हर एक चीज की बात कर रही हूँ। आप कहाँ से मर्दों को हटा देंगे? आप मुझे बता दीजिए। मुझे लगता है किसी को हटाने की तो जरूरत है ही नहीं। तो वो तो मतलब यही बोलते हैं कि हम स्वीकार ही नहीं और करेंगे। फिर वही ये जो आजकल जो आपने जावेद साहब की अब बात कर रहे थे कि जो आजकल सडनली एक नया एक खौफनाक ट्रेंड जो चला है कि औरतें जो है अलग अलग तरह से कोई डब्बे में तो कोई कहाँ, तो फिर ये और लोगों ने बोला ये क्योंकि औरतों को दे दी गई है, ताकत दे दी गई है, तो इस तरह से समाज इस तरफ जा रहा है। देखिए वही बात है ना, ये बहुत एक्चुअली पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। बहुत सारी बट क्या ये बढ़ गया है? आपको लगता है कि ये बढ़ रहा है क्या वायलेंस? या वायलेंस देखिए बढ़ तो रहा ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि होता नहीं रहा है, बहुत होता रहा है, और महिलाओं के साथ ज्यादा होता रहा है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और से होता युगों से होता आया हाँ, हाँ। उस पे ना तो चर्चा होती, वो मान लिया जाता है ये तो इनकी मतलब इनका जो है ना वो भविष्य ही यही है। तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि औरतों में भी जो पावरफुल औरतें हैं, वही बात है कि औरतों में भी मतलब महिलाओं में भी दलित महिलाएं हो गई हैं, क्योंकि जो महिलाएं ज़्यादा सशक्त हो गई है, ज़्यादा सक्षम हो गई है, वो जो अपने से नीचे जो सक्षम नहीं उनको दबाती है। तो ये बड़ा अलग तरह का क्रम है। हाँ, और महिलाओं के पास जब पावर आता है ना, तो उनसे क्रूर कोई नहीं है। हाँ, उनसे क्रूर कोई नहीं है। क्यों ऐसा लगता है आपको? उदाहरण बड़े अलग अलग हैं, और जिस तरह से सोच समझ जो भी मतलब जिन लोगों को भी मैंने देखा है, अगर मैं इंदिरा गांधी जी की बात करूं, आप देखिए, आप इतिहास उठा के देखिए, फिर वो इमोशंस के साथ नहीं चलती हैं, वो बहुत खर्रा खर्रा चलती हैं। मर्द फिर भी एक बार इमोशन दिखा देगा, सोच लेगा, औरतें नहीं दिखाती। ये मुझे भी नहीं समझ में आता है कि क्यों ऐसा, लेकिन जो भी औरतें जब उस पद पे आती है ना, तो वो मर्द हो जाती है। औरत में तो एक मातृत्व, हाँ, लेकिन वो मर्द हो जाती है। वो मर्द बनने का जो वो है ना कि अब तो मैं, वही बात है, वो कहीं ना कहीं समाज में ना वो पावर होना मर्द होने वाली बात हो जाती है। अच्छा, हाँ,
So मतलब basically when you मुझे ऐसा लगता है, मुझे सबकी हाँ, राय अलग हो सकती है, बिल्कुल इससे डिफर हो सकती है, बट हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी सत्ता हाथ आती है ना, सत्ता तो वैसे भी आपको क्रूर बनाती है, सत्ता वो क्रूर तो बनाती पावर है। तो हाँ जिसे बोलते हैं ना कि हाँ आपको कहीं हाँ, ना कहीं तो आप उससे करप्ट उम्मीद ही करती मत है। करिए। हाँ, आप you उससे know, उम्मीद ही तो मत बहुत करिए। मुश्किल है हाँ पावर का आना और हाँ आपका करप्ट ना होना। हम्म, करेक्ट है, बहुत मुश्किल है, आप नहीं बचा सकते, ये बहुत दो अलग बातें हैं, बातें हैं। बहुत अलग। आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कौन शादी का और कार्ड का। हाँ जी जी। वो हम जानना चाहते हैं, प्लीज बताइए। कुछ नहीं, विक्रांत बहुत अच्छे पेंटर हैं, हाँ बहुत अच्छे राइटर हैं, हाँ तो कार्ड जब हमारी शादी तय हुई तो कार्ड बनाने की बात हुई, छपवाने की, तो उन्होंने कहा छपवाएं ना, उस तरह से नहीं करेंगे हम, मुझे प्रॉपर वैसा शादी वाला कार्ड नहीं चाहिए, मैं डिज़ाइन करूँगा। तो अच्छा उन्होंने अपनी एक पेंटिंग बनाई, उस कार्ड पे लिखाई, और शुभ विवाह लिखा जाता है ना, तो उस पर हाँ। शुभ विवाह नहीं लिखा था, उस पर लिखा था प्रेम विवाह। वाओ क्या और बात जब है। कार्ड सबके पास गया तो सबकी भौएं तन गई थी कि क्या क्या थॉट क्या है, क्या हाँ बात कि है, क्या, और उस पे क्या बात उन्होंने है। एक कविता डाली थी अपनी, बड़ी अच्छा। प्यारी सी प्रेम कविता थी जो उन्होंने डाली थी। याद है आपको कविता वो? थोड़ा बहुत एक दो लाइन अगर। हाँ शायद क्या थी, उनकी नहीं थी, किसी और की थी क्या, जल में बसे कुमोदिनी, चंदा बसे आकाश, जो जाको है भावता सो ताही के पास। क्या बात है, मतलब जो जिसको भाता है उसके पास आता है, है। क्या हाँ, बात हाँ। है। खुद आप अपने आप को एज एन एक्टर कहाँ आंकती हैं? कहीं नहीं, मैं अभिनय की यात्रा में हूँ और बस काम करती जा रही हूँ, जो भी काम मेरे पास आता है ना, मेरी बस कोशिश ये होती है कि मैं उसे पूरी, उस किरदार को पूरी तरह से जी लूँ। हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है, मुझे कोई ऐसा नहीं होता है कि मुझे यहाँ पहुँच जाना है, मुझे यहाँ पहुँच, मुझे लगता है कि मेरे दर्शक जो मुझे देख रहे हैं ना, मैं जो कर रही हूँ वो उससे जुड़ जाए, उसे वो महसूस कर ले। तो सेट पे ऐसा कभी हुआ है कि आपको ऐसा कुछ पल आया हो जहाँ पे आपको लगा हो वाओ इसीलिए मुझे कलाकार बनना था? ये तो हमेशा मुझे लगता है, जब भी कोई किरदार आता है या कोई भी इमोशनल सीन आता है ना, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, अच्छा। क्योंकि वो इमोशंस ऐसे हैं ना जिसमें जिसे जीते हुए आप सिर्फ आप होते हैं, आप वो किरदार होते हैं। और अभिनय का सबसे जो पॉजिटिव चीज़ है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, कि हम अलग अलग किरदारों को जी रहे होते हैं। हालांकि मैंने माँ ही किया है ज़्यादा, लेकिन माँ में भी अलग अलग तरह माँ के की भी तो माँ इतने की रूप है ना, तो वो इतने मेरे लिए रूप बड़ा हैं। मज़ेदार सा हो जाता है कि यार कैसे, अभी तक जैसे ग्राम चिकित्सालय की अगर मैं बात करूं, हाँ उसके बारे में अब तो हाँ। बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मतलब उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस थी, इट इज, मतलब मेरे पास एक्चुअली शब्द नहीं है। अरे आपने इतना शुक्रिया। खूबसूरत अभिनय किया है ना उसमें, शुक्रिया, जब मैं शुक्रिया। देख रही थी ना, हाँ, हाँ। मतलब आई वाज लाइक कि मतलब मैंने आपका पहले काम देखा हुआ है, बट ये काम ऐसा था जिसने मुझे आपके साथ जोड़ा यू नो। बस यही चाहिए मुझे कि मेरे हाँ। दर्शक जो भी मुझे देख रहे हैं ना, वो बोलें कि हम कनेक्ट किए आपसे, क्योंकि कनेक्ट नहीं हुआ ना तो मेरा अभिनय वही फेल हो जाएगा, फिर मतलब नहीं है, उसको करने का मतलब नहीं है। उसकी जर्नी के बारे में बताइए। ग्राम बहुत अच्छी, चिकित्सालय बहुत प्यारी जर्नी रही है, और क्या बोलूं, मतलब ये एक ब्लेसिंग की तरह मेरे पास आया ये किरदार। आपको पता ही है, टीवीएफ का शो है, टीवीएफ में काम करना ही अपने आप में बड़ी ब्लेसिंग है। अमेजिंग टीम, अमेजिंग टीम, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लोग हैं। यस। और उनकी कहानियां एकदम अलग होती हैं। ओह सुपर, एकदम क्या सुर पकड़ा है उन्होंने। आम लोगों की कहानियां। तो जब ये आया तो मुझे लगा अरे वाह, कमाल की बात हो गई। और जब मेरा चुनाव हुआ इस किरदार के लिए, तब तो फिर तो ऐसा वही बात है कि पंख लगने वाली बात हो जाती है किसी भी अभिनेता के लिए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का सपना है कि टीवीएफ के साथ काम करें। यस। तो इसीलिए मैं इसे ब्लेसिंग बोलती हूँ। तो जब ये आया तो ये बड़ा अलग सा था, क्योंकि इसमें दो तरह का जीवन मैं जी रही थी। इंदु एक ऐसी स्त्री है जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है। हाँ। सिंगल मदर है। हाँ। और बेटा एक तरह की बीमारी से जूझ रहा है जिसका आभास उसे है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे है वो नहीं पता है। हाँ। तो ये जब आया ना, तो मेरे सामने अगर पति से जोड़ के देखो तो मुझे सिर्फ बुद्ध नजर आए। बुद्ध छोड़ के चले गए थे,
यशोधरा को, और बच्चा छोटा था, तो मुझे कुछ वैसा ही महसूस हुआ कि वैसी स्थिति। या अगर मैं आषाढ़ के एक दिन की बात करूं, मोहन राकेश का जो नाटक है उसमें मल्लिका कालिदास की बात करूं अगर, तो मल्लिका भी उसी अवसाद, उसी तरह के जीवन को जीने के लिए बाधित थी जो मैं इंदु के किरदार में देख रही थी। ओके। क्योंकि कालिदास भी छोड़ के चले जाते हैं प्रेम करने के बाद, बट वो कहीं ना कहीं बुद्ध से ज़्यादा सिमिलर था, तो वो पकड़ा मैंने। और बच्चे की बात थी, बच्चे के लिए ये मेरा कैरेक्टर थोड़ा नया था, क्योंकि अभी तक तो टीवी सीरियल जो मैंने किए हैं उसमें सब बच्चे एकदम नॉर्मल हैं, बट ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज, एक माँ का एक अलग इमोशन हाँ, था। तो उसमें तो इसके लिए मैं थोड़ा सा, वही बात है, मैं क्रेडिट अपने डायरेक्टर राहुल को देती हूँ, राहुल पांडे जो मेरे डायरेक्टर हैं, और वो बहुत समझदार, बहुत सक्षम है इस चीज़ को दिखा पाने में, या आप दिखी भी बहुत अलग है उसमें। हाँ, वो दिखी हूँ मैं, क्योंकि वो किरदार वैसा था। हाँ। थोड़ा सा मुझे अपना रंग दबाना था, वो मेरा फैसला था। अच्छा, वो आपका फैसला जी, मेरा फैसला था, और मैंने अपने डायरेक्टर को बोला था कि प्लीज़ मुझे ये करने दीजिए आप, कि मैं अपने आप को थोड़ा सा अपना कलर क्यों करना चाहते थे? उसकी वजह भी थी, क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया इस पे कि पीएससी में जो नर्सेस काम करती हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, तो वो किस तरह का उनकी दिनचर्या है, किस तरह वो दिखती हैं, या किस तरह से उनका रोज का जो आना जाना है वो कैसा जीवन है, तो मैंने पाया कि ऐसी हैं, क्योंकि वो दिन भर निकली होती हैं। अच्छा, आप समझ सकते हैं, तो दिन भर जो औरतें बाहर होंगी उनका वो चमक के तो नहीं आएंगी, और वो जहाँ है वहाँ पे वो स्किन रिजीम वो पूरा और ये सन सब होता है बहुत ज्यादा। और कहीं ना कहीं मेरा किरदार ऐसा था कि मैं एक तरह के डिप्रेशन में भी थी। क्योंकि सिंगल मदर होना आसान नहीं होता है किसी भी औरत के लिए, है ना, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, विदेश में हो, कहीं भी दुनिया में। सो ट्रू। पहला शर्त तो औरत होना ही मुश्किल है, और दूसरा सिंगल मदर होना मुश्किल है। तो वो एक था, तो वो कहीं ना कहीं मुझे था कि वो मेरे बॉडी लैंग्वेज में भी दिखना चाहिए, वो मेरे चेहरे पे भी दिखना चाहिए, मेरे रंग में भी दिखना चाहिए। So that's why you वो कहीं ना कहीं था। हाँ, तो मुझे बहुत फीडबैक भी आया कि क्या जरूरत थी करने की, क्यों जरूरत थी। तो मुझे लगा कि यार मैं अपने आप को उस तरह देखना चाहती हूँ। और ये थोड़ा मुश्किल होता है सबको, क्योंकि सुंदरता ठीक है, सब लोग सुंदर बनना चाहते हैं, सुंदर देखना, आजकल तो होड़ मची हुई है सुंदर दिखने की। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सुंदर नहीं दिखना है, क्योंकि इस किरदार की पहली शर्त यही थी, जो मैं अपने हिसाब से जो इस किरदार को देख रही थी, कि ये वैसी स्त्री नहीं है जो चमक के रहे, ये अवसादों में है, परेशानियों में है, और सच्चाई से ज़्यादा खूबसूरत कुछ है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है, कि जो सच है किरदार, जो सच, वो किरदार, वो गरिमा नहीं है ना, वो इंदु है। करेक्ट। हो सकता है गरिमा आपको रंग में साफ दिखे, वो दिखे, मैं गरिमा को नहीं दिखाना चाहती थी उसमें। मुझे था कि मुझे लोग इंदु देखें उसमें। तो इसलिए मुझे लगा अब ठीक है, सबकी अपनी स्वागत है, सबके प्रतिक्रियाओं का, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती, दर्शकों का अपना, वही दृष्टि वाली बात है। एज एन एक्टर अगर आप क्या चाहते हैं कि आपको लोग कैसे याद रखें? क्या जरूरत है याद करने की? मुझे क्यों कोई याद करेगा? क्या बात है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो बेहतर अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी उसी कोशिश में हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ। लोग मुझे याद करेंगे तो शायद मेरे काम के लिए करेंगे। अगर ऐसा कोई इमेज है जो आप एक चाहती हैं कि लोग आपको इस इमेज में पहचाने? नहीं, ऐसी कोई, मैंने बोला ना कि मैं कहीं ये सोच के नहीं चलती हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। मैंने कहा ना, मैं यात्रा में हूँ, यात्रा में जो भी मंजिल जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि मजा सिर्फ यात्रा में। आप मंजिल सोच लेंगे तो आप ठहर ही जाएंगे। मुझे लगता है कि आप करते जाइए बेहतरीन। आपका काम अगर प्रासंगिक रहेगा, जिस समय में लोगों को जरूरत पड़ेगी कि अच्छा इनका काम अच्छा, तो लोग याद करेंगे, वरना क्यों याद करेंगे? आप बताइए ना, लोग मर जाते हैं, अगले दिन से उनके कपड़े दूसरे पहनने लगते हैं, कोई किसी को याद नहीं करता, फोटो ही टंगी रहती हैं बस। So true. इतने महान लोग हुए, बताइए ना किसके पास वक्त है याद करने का? किसको याद करो? क्यों याद करें? क्या महान आपने कर दिया है? हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है, कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है, आप खुदा नहीं है ना कि आपको याद किया जाएगा। आप एक सामान्य इंसान है, आप अपना काम कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, डॉक्टर होते डॉक्टर बनते, इंजीनियर होते इंजीनियर होते, अपना काम कर रहे हैं।
जिनको मैं पसंद क्या? हूँ, जिनको मेरा काम पसंद है, वो याद याद करेंगे करेंगे। कभी कभार। सो मुझे ना शब्द नहीं मिल रहे हैं। मेरा जो ये जो क्वेश्चन का जो कार्ड में सब ऐसे पड़ा रह गया, आपने देखा भी होगा, ये मैंने इसे साइड पे रखा हुआ है जी। क्योंकि जो सवाल मैंने सोचे थे मैं करूँगी वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए क्योंकि जो चल रहा था वो इतना खूबसूरत था, वो इतना मज़ेदार था, जी। मेरा मन ही नहीं किया कि मैं वहाँ से भटकूँ और ज़्यादा यहाँ तक आऊँ। और इतना मज़ा आ रहा है, बट हमारे पास वो बोलते हैं ना टाइम की लिमिटेशन है और मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं ये पॉडकास्ट को यहाँ पे रोकूं, बट ये एक साइन है कि ये पॉडकास्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है और आपके साथ एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा और जिनका इतना जिक्र हुआ है पॉडकास्ट में उनको भी अभी हमारे पॉडकास्ट में आना, तो मैं आपसे ये प्रॉमिस ले रही हूँ, ठीक है, ये प्रॉमिस कर रही हैं, हाँ, कि आप हम एक कपल पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ, क्योंकि इतनी खूबसूरत बातें हुई ना, मुझसे ज्यादा खूबसूरत बातें वो करते हैं, आप क्या सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो मतलब मेरे लिए अगर ये बोलते ना ट्रेलर इतना खूबसूरत है जिसने मुझे एकदम स्पेल बाउंड कर दिया है तो फाइनल पिक्चर तो बहुत खूबसूरत होगी। ऑन दैट नोट दिल से, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया आरती, आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, इतने प्यार से मुझे बुलाया और हमने अच्छी बातचीत की और मुझे उम्मीद है कि दर्शक शायद कुछ यस 100% मुझे बहुत उम्मीद है पाए अपने लिए। यस मतलब आप जैसे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अब कि अगर मैं आप जैसे लोगों से मिलती रहूंगी तो मेरी भी ये यात्रा जो है और खूबसूरत हो जाएगी और आसपास बहुत सारे इस सफर में जब रात आएगी तो बहुत सारी लाइटें लग जाएंगी। बिल्कुल। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की हमारी गेस्ट गरिमा जी। मुझे तो इनसे बात करके बहुत मज़ा आया और अगर आपको भी मज़ा आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए और ये जो बेल आइकन है उसको दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। और जाने से पहले वेट जाने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, अगर आपने उस सवाल का जवाब सही दिया तो एक लकी विनर को मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर। सवाल ये है कि ग्राम चिकित्सालय में इंदू देवी के बेटे का नाम क्या था? वेरी सिंपल, जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिए और आपको मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर। जाइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए।